नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत है आप सभी का बैंकिंग करियर के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने वाले हैं। दो पजल्स सॉल्व करेंगे और दोनों ही इनसाइड आउटसाइड फेसिंग वाले प्रॉब्लम्स हैं। और कल जो हम लोग नेक्स्ट सॉल्व करने वाले हैं, अब तक में हम लोगों ने सिंगल वेरिएबल्स के पजल सॉल्व किए हैं, जिसमें कि हम लोगों ने सारे पर्सन इनसाइड भी फेस करवा कर चुके हैं और कुछ पर्सन्स को इनसाइड और आउटसाइड दोनों में ही कर चुके हैं। तो नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं उसमें हम लोग डबल वेरिएबल्स वाले सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा और जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। और सिटिंग अरेंजमेंट में आने वाले दिनों में हम लोग और भी ज़्यादा हाई लेवल के पजल सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपको दिक्कत आती है तो ज़रूर इस सीरीज को कंटिन्यू देखिए, आप आराम से सारे पजल सॉल्व कर पाओगे और स्पीड भी ज़रूर इंक्रीज होगी। तो चलिए पहली पजल को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने कोशिश की होगी स्क्रीनशॉट लेकर। तो पढ़ते हैं पजल। बोला गया है कि 8 स्टूडेंट्स हैं और वो सभी एक सर्कल के चारों ओर बैठे हुए हैं, नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 4 ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड एंड 4 ऑफ देम आर फेसिंग इनसाइड। देखो, 4 लोग आउटसाइड फेस करेंगे और 4 लोग इनसाइड फेस करेंगे सर्कल में। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं यहाँ पर इस तरीके से। इसमें 8 लोगों की पोजीशंस कर देंगे फटाफट से। इस तरीके से हमारी 8 लोगों की यहाँ पर अरेंजमेंट हो चुकी है। अब कंडीशंस पर आते हैं। कंडीशन में बोला गया है, देखिए, ई फेसेस आउटसाइड एंड बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ई फेसेस द सेंटर। तो एक तो ई आपका आउटसाइड फेस करेगा और साथ ही साथ ई के जो दोनों ही नेबर हैं वो आपके इनसाइड फेस करने वाले हैं। यानी कि इस तरीके से कुछ अरेंजमेंट आपको दिखाई देगी। ई को हमने आउटसाइड फेस कराया और इसके जो दोनों ही इमीडिएट नेबर हैं वो दोनों इनसाइड फेस करेंगे। आगे बोला गया है, एच सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। एच ई के राइट में सेकंड बैठेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ई को बिठाते हैं। किसी भी एक पोजीशन पर हम ई को बिठा सकते हैं क्योंकि पूरी की पूरी सर्कल अभी खाली है। और ई के बारे में हमें मालूम है कि वो आउटसाइड फेस करने वाला है, तो आउटसाइड इसको फेस करवाते हैं। ई को हमने आउटसाइड फेस करवाया तो इसके ही दोनों ही इमीडिएट नेबर्स आपके इनसाइड फेस करने वाले हैं। तो इसके दोनों ही नेबर्स को हम इनसाइड फटाफट से फेस करवा देते हैं। अब यहाँ पर बोला गया था कि एच आपका ई के राइट में सेकंड बैठेगा। तो देखो, ई आउटसाइड फेस कर रहा है तो इसका राइट इस तरफ आएगा और इसके राइट में एक छोड़कर एच की ये पोजीशन यहाँ पर बनेगी। उसके बाद बोला गया है, बी फेसेस आउटसाइड। तो बी आपका एक तो आउटसाइड फेस कर रहा है, ठीक है, और बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के लेफ्ट में थर्ड बैठेगा। तो देखो, ई यहाँ पर है, आउटसाइड फेस कर रहा है तो इसका लेफ्ट इस साइड होगा। तो इसके लेफ्ट में एक दो प्लेस छोड़कर बी की ये पोजीशन बनेगी। बी आउटसाइड फेस कर रहा है तो बी को हम यहाँ पर आउटसाइड फेस करवा देते हैं। उसके बाद बोला गया है, डी फेसेस द सेंटर। तो डी सबसे पहले तो आपका सेंटर की ओर फेस करेगा, मतलब इनसाइड फेस कर रहा है। बोथ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ डी फेसेस आउटसाइड। तो उसी तरीके से डी के जो दोनों ही इमीडिएट नेबर्स होंगे वो आपके आउटसाइड फेस कर रहे होंगे। क्लियर है। आगे बोला गया है, जी सीट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। तो जी आपका ए के लेफ्ट में सेकंड बैठेगा, ठीक है। ऊपर वाले इन कंडीशंस को हम नोट डाउन कर चुके हैं तो क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। तो बी एच के राइट में थर्ड बैठा हुआ है। तो देखो, यहाँ पर एच भी नोट डाउन है और बी भी नोट डाउन है। तो एच के इस इधर से अगर हम जाते हैं तो एक दो तीसरे स्थान पर भी बैठा हुआ है। एच के थर्ड में भी ऑलरेडी आया हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पर बोला गया है कि एच के राइट में होगा। तो यहाँ पर बी एच के राइट में थर्ड हो, इसके लिए हमें एच को आउटसाइड फेस करवाना पड़ेगा। अगर एच को आउटसाइड फेस करवा देते हैं उस केस में एच के राइट में एक दो थर्ड प्लेस पर बी आ रहा है, जो कि हमें यहाँ पर बोला गया था। क्लियर है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। बोला गया है, देखो, अभी तक हमें 2% आउटसाइड वाले मिले हैं, एक तो एच और दूसरा ई। हमें टोटल 3% चाहिए आउटसाइड के, है ना। नहीं, 4 चाहिए। यहाँ पे 4 ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड बोला गया है, यानी कि 4% आउटसाइड होंगे और 4% इनसाइड होंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। तो एफ डी का इमीडिएट नेबर होगा। यहाँ पर देखो, डी के लिए हमने पोजीशन करके रखा हुआ है कि डी इनसाइड होगा और उसके जो दोनों ही नेबर हैं वो आउटसाइड होंगे। और अब हमें मालूम चल रहा है कि एफ और डी आपके दोनों ही इमीडिएट नेबर होंगे। तो इस केस में डी आपका इनसाइड है तो डी के नेबर में एफ आउटसाइड हो जाएगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं। बोला गया है, सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। तो सी जी का इमीडिएट नेबर होगा। यहाँ पर देखो, ए के लेफ्ट में एक छोड़कर जी को जाना था और अब हमें मालूम चला है कि सी और जी इमीडिएट नेबर हो जाएंगे। चलिए लास्ट कंडीशन पढ़ते हैं। बोला गया है, डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। तो डी आपका बी के इमीडिएट नेबर में नहीं होगा, मतलब कि डी के लिए ये वाली प्लेस भी कैंसिल हो जाती है और ये वाली प्लेस भी कैंसिल हो जाती है। बी के जो दोनों ही इमीडिएट वाले प्लेसेस हैं उन पर डी नहीं आएगा। तो डी के लिए क्या प्लेस बनती है? देखो, डी के लिए फिर अब 3 प्लेसेस बची है।
एक तो यहाँ पर बचा है, दूसरा डी के लिए ये वाली प्लेस बची है और तीसरी डी के लिए ये वाली प्लेस बची है। इन 3 प्लेस पर डी आ सकता है, यहाँ पर और यहाँ पर। क्लियर है? चलिए नोट करते हैं कि डी इनमें से कहाँ आएगा, चेक करते हैं। अगर डी को हम कहीं भी लेंगे तो हमें मालूम है कि डी के इमीडिएट नेबर में एक तो आपका एफ आ जाएगा और डी का जो दोनों नेबर होगा वो दोनों ही आउटसाइड होगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम डी लेते हैं तो इसके एक नेबर तो पहले से आउटसाइड है, हम दूसरे नेबर को भी आउटसाइड कर सकते हैं। ठीक है, और इस वाले प्लेस को जहाँ पर डी होगा वो इनसाइड हो सकता है, पॉसिबल है। यहाँ पर अगर हम डी को लेते हैं तो ये डी वाली प्लेस तो इनसाइड है और डी के दोनों ही नेबर आउटसाइड होंगे, तो ये वाली भी फॉलो हो रही है। यहाँ पर भी चेक करके देख लो, यहाँ पर डी की प्लेस तो इनसाइड है, डी का एक नेबर आउटसाइड है और दूसरे को भी हम आउटसाइड कर सकते हैं। यानी कि इनसाइड और आउटसाइड के केस में अगर हम चेक करते हैं तो तीनों ही प्लेसेस पर डी की पोजीशन पॉसिबल होती है। तो डी के बारे में और दूसरी क्या बात है उसको देखते हैं। देखो डी के इमीडिएट नेबर में हमें एफ को लेना है, तो उस केस में ये वाली पोजीशन तो कैंसिल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम डी को लेते हैं तो डी का एक नेबर एच है और दूसरा नेबर ई है, तो यहाँ पर डी के इमीडिएट में हम एफ को नहीं ले सकते, मतलब ये वाली प्लेस तो कैंसिल हो गई। अब हमारे पास में एक ये वाली प्लेस बची है और एक ये वाली प्लेस बची है। इन दोनों में से कहीं भी हम डी को लेंगे तो उसके नेबर में हम एफ को आराम से प्लेस कर सकते हैं। चलिए और बाकी की चीज़ों को देखते हैं। अब एक काम करते हैं कि हम पोजीशंस लेकर चेक कर लेते हैं। एक दो ही प्लेसेस हमारे पास में डी के लिए बचे हैं, तो हम एक काम करते हैं, किसी एक प्लेस पर पहले फिक्स करते हैं। कलर थोड़ा सा चेंज कर लें। अगर हम डी को यहाँ पर रखते, ठीक है, तो डी इनसाइड होता और डी का एक नेबर तो पहले से आउटसाइड है और दूसरा नेबर भी आउटसाइड होता है। हमें मालूम है कि डी के नेबर में आपको एफ रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम एफ को रखेंगे। अब देखो हमारे पास में सिर्फ ये 3 प्लेसेस खाली हैं और हमें मालूम है कि ए के लेफ्ट में एक छोड़कर जी को आना है और जी और सी इमीडिएट नेबर में होंगे, है ना। चलिए देखते हैं, अगर ए को हम यहाँ पर रखते हैं इस वाले प्लेस पर, तो उसके लेफ्ट में एक छोड़कर इधर भी नहीं आएगा और इधर एक छोड़कर जी नहीं आएगा। अगर ए को हम यहाँ पर रखते हैं तो उसके लेफ्ट में देखो, इधर इनसाइड वाली प्लेस है तो लेफ्ट तो इधर ही आएगा, इसके लेफ्ट में एक छोड़कर जी तो आ जाएगा, लेकिन फिर जी के नेबर में सी यहाँ पर कहीं भी पॉसिबल नहीं है ना। अगर ए को यहाँ पर रखेंगे तो देखो ये भी इनसाइड वाली ही प्लेस है, तो ए का लेफ्ट इधर ही जाएगा और इधर ए के लेफ्ट में एक छोड़कर जी की प्लेस नहीं है। मतलब यहाँ पर इस जगह पर भी हम ए को नहीं रख सकते हैं, इस जगह पर भी नहीं रख सकते हैं और इस जगह पर भी ए पॉसिबल नहीं है। तो तीनों में से कहीं भी हम ए को नहीं रख पाएंगे, तो ये वाली प्लेसमेंट तो बनेगी नहीं। अगर हम डी को यहाँ पर रख रहे हैं तो फिर ए, जी और सी के लिए जगह नहीं बनेगी, मतलब साफ है कि डी हमारा इस जगह पर नहीं आएगा, तो डी की ये प्लेस भी कैंसिल हो गई। तो डी के लिए अब सिर्फ और सिर्फ यही वाली प्लेस बन रही है, तो हम यहाँ पर ही कंफर्म तौर पर डी को प्लेस कर देते हैं। यहाँ से जो पॉसिबिलिटी हम लेकर चले थे, सबसे पहले तो पॉसिबिलिटी को क्रॉस कर देते हैं, साफ कर देते हैं, जगह बना देते हैं। चलिए जगह हमारी बन चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी को यहाँ पर फिक्स करते हैं, ब्लैक कलर से ही करते हैं। डी को हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब देखो डी को हम यहाँ पर जैसे ही फिक्स करेंगे तो डी का दोनों ही नेबर आउटसाइड होना चाहिए। उस हिसाब से हमारा डी का एक नेबर तो पहले से आउटसाइड है, हम दूसरे को भी आउटसाइड कर देते हैं। डी के एक नेबर में हमें एफ को लेना है, तो डी का एक नेबर यहाँ पर ई है, तो जाहिर सी बात है कि दूसरा नेबर एफ हो जाएगा, है ना। अब ए, जी और सी के लिए हमें प्लेस देखनी है। ए के लेफ्ट में एक छोड़कर जी को आना है, तो देखो यहाँ पर अगर हम ए को लेते हैं, 3 जगह ही बचे हैं ए के लिए, एक तो ये वाली जगह बची है, एक ये वाली जगह बची है और एक ये वाली जगह बची है ना। अगर ए को हम यहाँ पर फिक्स करते हैं तो देखो ए से एक छोड़कर इधर तो जी नहीं आएगा, लेकिन इधर आ सकता है, इधर ए से एक छोड़कर जी को हम रख सकते हैं और यहाँ पर हम जी को रखेंगे तो फिर सी भी पॉसिबल है उसके इमीडिएट नेबर में, है ना। मतलब यहाँ से ए की प्लेस बन रही है। लेकिन अगर ए को हम यहाँ पर फिक्स करेंगे, इस जगह पर फिक्स करके देखते हैं, अगर ए को हमने यहाँ पर फिक्स किया तो उससे एक छोड़कर जी हम यहाँ नहीं ले सकते, एक छोड़कर जी हम यहाँ तो ले सकते हैं, लेकिन फिर जी के नेबर में सी की जगह नहीं बनेगी, तो ए की ये प्लेस कैंसिल। ए को अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो देखो ए से एक छोड़कर इधर भी जी नहीं आएगा और एक छोड़कर इधर भी जी नहीं आएगा, मतलब साफ है कि ए की ये प्लेस भी कैंसिल हो जाती है। उस केस में हमारे पास ए की बस यही एक प्लेस कंफर्म हुई। ए को हमने यहाँ रखा, ये इनसाइड वाली प्लेस है तो इसका लेफ्ट इधर होगा, एक छोड़कर जी की ये प्लेस बन जाएगी।
जी को हमने यहाँ पर रखा है, उसके नेबर में सी रखना पड़ेगा, तो जी का ये वाला नेबर सी हो जाएगा क्योंकि जी का एक नेबर पहले से ही एच था। तो देखो यहाँ पर हमारे पास में सभी 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन नोट डाउन हो चुके हैं। बस हमें दो जगहों के बारे में डायरेक्शन मालूम करनी है कि ये जगह इनसाइड होने हैं या आउटसाइड होने हैं। तो हम चेक कर लेते हैं हमारे पास में अभी तक में कितने आउटसाइड मिले हुए हैं। देखो बी हमारा आउटसाइड है, एफ हमारा आउटसाइड है, ई हमारा आउटसाइड है, एच भी हमारा आउटसाइड है। तो टोटल 4 पर्सन्स हमें आउटसाइड के मिल चुके हैं। हमें मालूम था कि 4 पर्सन आउटसाइड होंगे और 4 इनसाइड होंगे। 4 आउटसाइड के ऑलरेडी हमें यहाँ पर मिले हुए हैं, तो जो भी प्लेसेस अब बच रही हैं वो सारे के सारे इनसाइड हो जाएंगे। तो ये सी हमारा इनसाइड फेस करेगा और जी भी हमारा इनसाइड फेस करेगा। तो देख सकते हो दोस्तों कि अब ये पजल हमारी पूरी तरीके से सॉल्व हो चुकी है। इसमें सभी पर्सन्स की हमें पोजिशंस भी मिल चुकी है कि कौन कहाँ बैठने वाला है, और सभी पर्सन्स के डायरेक्शन भी हमें मिल चुके हैं कि कौन किस डायरेक्शन में फेस करेगा। तो उम्मीद है कि ये पजल आपको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं रही होगी। तो चलिए नेक्स्ट पजल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पजल भी हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इनसाइड आउटसाइड फेस करते हुए है। तो ये रही आपके सामने में नेक्स्ट पजल। एक बार आप वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व कर ले या फिर स्क्रीनशॉट करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसे सॉल्व करने की क्या सही अप्रोच होनी चाहिए थी। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपने कोशिश की होगी। तो पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है 8 students I, J, K, L, M, N, O, P are sitting around a circular table but not necessarily the same order. 3 of them are facing outwards while 5 facing towards the center. तो यहाँ पर सबसे पहले वही बात बोली गई है कि 8 पर्सन है हमारे पास में। 8 पर्सन की हम यहाँ पर सेटिंग कर देते हैं एक सर्कल बनाकर, और इस 8 पर्सन में से 3 पर्सन हमारे आउटसाइड फेस करेंगे और 5 पर्सन हमारे इनसाइड फेस करेंगे। ठीक है, चलिए अब कंडीशंस पे आते हैं। कंडीशन में बोला गया है m इज थर्ड टू द राइट ऑफ k। m के राइट में थर्ड बैठेगा। ठीक है, के राइट में आपका थर्ड m बैठने वाला है। n इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ m। n आपके m के लेफ्ट में थर्ड बैठेगा। ठीक है, 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन n एंड j। n और j के बीच में 3 पर्सन बैठेंगे। अच्छा देखो यहाँ पर टोटल 8 पर्सन ही हैं, तो दो n और j के बीच में 3 पर्सन हो, उस केस में n और j आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे, मतलब ऑपोजिट साइड में होंगे। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप n को फिक्स करोगे है ना, तो इससे 1 2 3 छोड़कर j की फिर ये प्लेसमेंट बन जाएगी। इधर से भी आप जाओ तो 1 2 3 छोड़कर जे की यही प्लेस बनेगी। दोनों ही ऑपोजिट में है ना। एन और जे आपके यहाँ पर ऑपोजिट में आ रहे हैं। चलिए तो इसको हम नोट डाउन करते हैं कि एन और जे दोनों ही ऑपोजिट में होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है ओ इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एन हु इज नॉट फेसिंग द सेंटर। ओ आपका कहाँ बैठा है? थर्ड टू द राइट ऑफ एन। तो एन के राइट में 1 2 तीसरा आपका ओ बैठेगा। देखो यहाँ भी एन के इधर एम है, ठीक है, और एन के एक साइड में ओ है। यहाँ से एक चीज हमें कंफर्म हो रही है। क्या कंफर्म हो रही है अभी आपको बताते हैं। हमें यहाँ पर मालूम है कि एन आपका हु इज नॉट फेसिंग द सेंटर, एन आपका सेंटर फेस नहीं कर रहा है, एन आपका आउटसाइड फेस कर रहा है ना। तो यहाँ पर देखो हमें एन आउटसाइड फेस कर रहा है ये मालूम है। तो चलिए सबसे पहले एन को रखते हैं। एन हमारा आउटसाइड फेस कर रहा है, करवा देते हैं आउटसाइड। अब एन के राइट में 2 छोड़कर एम आए ओ आएगा। तो एन के राइट में इस साइड में 1 2 छोड़कर ओ को हमने यहाँ पर फिक्स किया है ना। अब यहाँ पर देखो हमें ये भी चीज मालूम थी कि एन से 2 छोड़कर एम को आना है। तो अगर एन के राइट में हम जाएंगे तो 2 छोड़कर ओ है, एम नहीं आएगा। मतलब साफ है कि एन के लेफ्ट में ही हमें एम लेना होगा। तो एन के लेफ्ट में 1 2 छोड़कर एम की ये प्लेस बन जाएगी। क्लियर है? अब देखो ये तो हमारा नोट हो गया है। अब एम के लेफ्ट में एन होगा, ये भी चीज यहाँ पर कंफर्म थी कि एन हमारा एम के लेफ्ट में जाएगा। तो देखो एम के लेफ्ट में थर्ड एन हो, इसके लिए एम हमारा इनसाइड फेस कर जाएगा। अगर एम को इनसाइड फेस करवाते हैं तो हमारा एम के लेफ्ट में 2 छोड़कर एन आ जा रहा है ना। अब देखो एन के ऑपोजिट में हमें जे लेना है, तो एन के ऑपोजिट में इस प्लेस पर हम जे को रख देंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर इसको देखो के राइट में 2 छोड़कर एम को आना है। तो देखो यहाँ पर एम है,
m से 1 2 छोड़ के n है, k यहाँ पर नहीं आएगा। तो जाहिर सी बात है कि हम m से इस साइड जाने पर 1 2 छोड़कर k को यहाँ पर रखेंगे। अगर k यहाँ पर है तो हम देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि k के राइट में 2 छोड़कर m आएगा। तो k के राइट में 2 छोड़कर m हो, उसके लिए हमें k को आउटसाइड फेस कराना होगा। अगर k को आउटसाइड फेस करवाते हैं तब k के राइट में 2 छोड़कर m आ जा रहा है ना। तो ये भी हमारा नोट डाउन हो चुका है। तो अभी तक जितने भी कंडीशंस हमने नोट करे थे सभी को हम यहाँ पर फिक्स कर चुके हैं डायरेक्शंस के साथ में। क्लियर है? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है L इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ I। तो L I के राइट में 1 2 तीसरा होगा। हु इज नॉट फेसिंग द सेंटर, यानी कि I आपका आउटसाइड फेस कर रहा है, सेंटर की ओर फेस नहीं कर रहा है, मतलब आउटसाइड फेस करेगा, है ना। अब देखो I से 2 छोड़कर L, तो चलिए देखते हैं कि आई के लिए यहाँ पर कौन कौन सी प्लेस बची है। एक तो आई आपका यहाँ पर आ सकता है, एक यहाँ पर आ सकता है और एक इस वाले प्लेस पर आ सकता है। तो आई की यहाँ पर अभी 3 पोजीशंस आ रही हैं, ठीक है। आई आपका आउटसाइड फेस कर रहा है, तो मतलब अगर आई को हम यहाँ पर फिक्स करते हैं इस जगह पर, तो आई आउटसाइड फेस कर रहा है, तो और आई के राइट में 2 छोड़कर एल को आना है। तो देखो आई आउटसाइड फेस कर रहा है तो आई का राइट इधर जाएगा, है ना। इधर जाने पर 1 2 छोड़कर एल नहीं आ पाएगा, मतलब ये वाली प्लेस आई के लिए कैंसिल हो जाती है। अगर आई को हम इस जगह पर फिक्स करते हैं तो आई आउटसाइड है, तो आउटसाइड होने के कारण आई का राइट इधर होगा, है ना, इस तरफ होगा आई का राइट। तो आई के राइट में 1 2 छोड़कर एल यहाँ पर प्लेस नहीं बनेगी, मतलब आई की ये पोजीशन भी कैंसिल होती है। तो 2 प्लेस तो आई के लिए कैंसिल हो चुकी है, तो मतलब साफ है कि आई की यही पोजीशन कंफर्म होगी। आई यहाँ पर फिक्स होगा, आई आउटसाइड फेस कर रहा है तो आउटसाइड इसको फेस करवा देते हैं। आई के राइट में, तो आउटसाइड होने के कारण इसका राइट इधर जाएगा, 1 2 छोड़कर एल की ये प्लेस फिर कंफर्म हो जाएगी, है ना। देखो 7 पर्सन हमने नोट कर चुके हैं, तो जो 1 पर्सन बचा हुआ है वो यहाँ पर बैठ जाएगा। हमने पी को अभी तक नोट नहीं किया है, मतलब साफ है कि पी आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। मत तो फिर देखिए, अब हमें मालूम था कि 3 पर्सन आउटसाइड फेस करेंगे और 5 पर्सन आपके यहाँ पर इनसाइड फेस करने वाले हैं। तो आउटसाइड में देखो हमें अभी तक में आई मिल चुका है, एन भी मिल चुका है और के भी मिल चुका है। तो 3% तो आउटसाइड वाले हमें मिल गए हैं। तो वो बाकी के जितने भी पर्सन बचेंगे वो सारे के सारे इनसाइड फेस करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर पी की डायरेक्शन मालूम नहीं थी, ये भी इनसाइड फेस करेगा, एल भी इनसाइड फेस करेगा, ओ भी इनसाइड फेस करेगा और जे भी इनसाइड फेस करेगा। तो देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पर ये पजल अब हमारी पूरी तरीके से सॉल्व हो चुकी है। हमें सभी 8 पर्सन की पोजीशन मिल चुकी है और कौन सा पर्सन कौन से डायरेक्शन में फेस करेगा वो भी हमें यहाँ पर अब मिल चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पजल आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कोई डाउट भी नहीं रहा होगा। तो कल के क्लास में हम लोग डबल वेरिएबल वाले पजल सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको उसमें थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो ज़रूर अटेंड करना कल की क्लास, और प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप सिटिंग अरेंजमेंट के क्लास को अटेंड करते हो तो यहाँ पर जो भी पजल मैं सबसे पहले आपको देता हूँ वो आप स्क्रीनशॉट लेकर खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर जब आपने खुद से सॉल्व कर दिया है तो फिर प्ले करो और देखो कि मैंने किस तरीके से सॉल्व किया है। हो सकता है कि आपने जैसे किया होगा उससे थोड़े आसान तरीके से मैंने कर दिया हो, तो इसमें कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।